कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से उसका टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। इसलिए 79 देशों के साइंटिस्ट मिलकर ये फैसला लेते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में CW7 नाम का एक कूलिंग एजेंट डाला जाएगा जिससे पृथ्वी के टेम्परेचर को कम किया जा सके। अब प्लेन की मदद से CW7 कूलिंग एजेंट को पृथ्वी के वायुमंडल में डाल दिया जाता है, लेकिन ऐसा करना पूरी मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होता है क्योंकि उसको डालने के बाद पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है और एक समय ऐसा आता है जब पूरी पृथ्वी पर बर्फ जमना शुरू हो जाती है। पृथ्वी का टेम्परेचर इतना ज्यादा नीचे गिर जाता है कि इसकी वजह से पूरी पृथ्वी पर हिमयुग आ जाता है। पृथ्वी पर जो लोग जिंदा बचे थे वो अपनी जान बचाने के लिए एक स्नोपियर्सर नाम की ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं। दरअसल इस ट्रेन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये 17 साल से लगातार चल रही है और इस ट्रेन के अंदर वो सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं जो कि इंसान को जीवन जीने के लिए चाहिए होती हैं। इस ट्रेन को विलफोर्ड नाम के एक आदमी ने बनाया है। उसने पूरी पृथ्वी के रेलवे ट्रैक को इस तरह से जोड़ा है जिससे इस ट्रेन को पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगाने में 1 साल का समय लगता है। विलफोर्ड ट्रेन के इंजन वाले हिस्से में रहता है और ट्रेन को चलाने का काम करता है। इसके बाद हमें ट्रेन के आखिरी कोचेस को दिखाया जाता है जिसके अंदर उन लोगों को रखा गया था जो कि इस ट्रेन के अंदर फ्री में चढ़े थे और इसलिए इन लोगों को फ्री लोडर्स कहा जाता है, जबकि वो लोग जो कि ट्रेन के अंदर पैसा देकर चढ़े थे उनको बिजनेस और इकोनॉमी जैसे कोचेस के अंदर रखा गया था और इसलिए इन लोगों को ट्रेन के अंदर सारी सुविधाएं दी जाती हैं। फ्री लोडर्स को ये उम्मीद थी कि पृथ्वी की बर्फ एक न एक दिन पिघल जाएगी और वो धरती पर रहने के लिए दोबारा से चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ गार्ड आते हैं और सभी फ्री लोडर्स की गिनती करने लगते हैं। इसके साथ ही उन्हें खाने के लिए प्रोटीन बार दिया जाता है। गार्ड के जाने के बाद एक कर्टिस नाम का आदमी सभी लोगों के प्रोटीन बार को चेक करने लगता है, लेकिन तभी एक तानिया नाम की महिला उससे कहती है कि वो जिस चीज को ढूंढ रहा है वो मेरी बेटी टिमी के प्रोटीन बार के अंदर है। कर्टिस जब उसके प्रोटीन बार को चेक करता है तब उसके अंदर एक कैप्सूल निकलता है जिसके अंदर एक मैसेज होता है। दरअसल आगे के कोच से एक आदमी फ्री लोडर्स के लिए एक मैसेज भेजा करता है जिससे वो अपने हक की लड़ाई को लड़ सकें क्योंकि यहाँ पर उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फ्री लोडर्स ने पहले भी इस बात के लिए विद्रोह किया था लेकिन उनके विद्रोह को दबा दिया गया था। कर्टिस प्रोटीन बार से निकले उस मैसेज को एक गिलियम नाम के आदमी को देता है जिसका एक हाथ और पैर नहीं था। गिलियम जब उस मैसेज को पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि एक नेन नाम का आदमी इस ट्रेन के सभी दरवाजों को खोल सकता है क्योंकि उसी ने इस ट्रेन के सिक्योरिटी सिस्टम को डिजाइन किया है, लेकिन इस समय उसे ट्रेन की जेल में कैद करके रखा गया है। अब तभी एक मेसन नाम की महिला कुछ गार्ड के साथ आती है और वो तानिया की बेटी टिमी और एंड्रयू के बेटे एंडी को अपने साथ ले जाने लगती है। इसलिए एंड्रयू अपने बेटे को बचाने के लिए गार्ड से लड़ने लगता है और उस महिला की ओर एक जूता फेंक कर मारता है। अब गार्ड एंड्रयू को सजा देने के लिए उसका एक हाथ ट्रेन से बाहर निकाल देते हैं और मेसन सभी लोगों को जूता दिखाते हुए उनसे कहती है कि जिस तरह से इस जूते की जगह पैर में होती है उसी तरह से तुम्हारी जगह ट्रेन के पिछले हिस्से में है क्योंकि आगे के कोचेस में अमीर लोग रहते हैं। अब ठंड की वजह से एंड्रयू का हाथ पूरी तरह से जम जाता है इसलिए गार्ड हथौड़े से उसके हाथ को तोड़ देता है। अब ट्रेन में एक अफवाह फैल जाती है कि पिछले विद्रोह में गार्ड्स की सभी गोलियां खत्म हो चुकी हैं, इसलिए कर्टिस गिलियम से कहता है कि हमें इस बात को पूरी तरह से कंफर्म करना होगा। अब गार्ड जब उनको प्रोटीन बार देने के लिए आते हैं तब कर्टिस एक गार्ड की बंदूक को अपने माथे पर लगाकर उससे गोली चलाने के लिए कहता है और जो अफवाह फैली थी वो पूरी तरह से सही होती है क्योंकि गार्ड की बंदूक में गोली ही नहीं थी। इसलिए फ्री लोडर्स गार्ड के ऊपर हमला कर देते हैं और वो ट्रेन के उस हिस्से में चले जाते हैं जहां पर नेम को कैद करके रखा गया था। नेम के साथ उसकी बेटी योना भी होती है और ये दोनों ही एक क्रोनोल नाम के नशीले पदार्थ का सेवन किया करते हैं। इसलिए नेम कर्टिस के सामने एक शर्त रखता है कि ट्रेन का हर दरवाजा खोलने के बदले में तुम्हें मुझे क्रोनोल का अरेंजमेंट करके देना होगा। कर्टिस उसकी शर्त को मान लेता है जिससे नेम ट्रेन के एक दरवाजे को खोल देता है और ये फ्री लोडर्स आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब इतने सालों के बाद ये विंडो से बाहर की दुनिया देखते हैं और इन्हें पता चलता है कि धरती पर अभी भी बर्फ ही जमी हुई है। ट्रेन में आगे की ओर बढ़ने पर कर्टिस को एक पोल नाम का आदमी मिलता है जो कि फ्री लोडर्स के लिए प्रोटीन बार बना रहा होता है, लेकिन जब वो उस प्रोटीन बार को बनता हुआ देखता है तब उसे उल्टी आने लगती है क्योंकि ये प्रोटीन बार बहुत सारे कॉकरोचेस को पीस कर बनाया जा रहा था। इसलिए वो अपने साथी एडगर से कहता है कि इस बारे में बाकी लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि वो आज तक क्या खाते आ रहे हैं। अब कर्टिस को फिर से एक मैसेज मिलता है जिस पर वाटर लिखा हुआ था, यानी कि आगे के कोच में वाटर रिसाइकलिंग का सोर्स है। अगर वो उस पर अपना कब्जा कर लेते हैं तो वो मेसन को अपनी शर्तें मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अब ट्रेन का अगला दरवाजा खोलने से पहले नेम
की बेटी योना ये बता देती है कि दरवाजे के पीछे बहुत सारे गार्ड कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं, इसलिए वो अपने पिता से दरवाजा खोलने के लिए मना करती है। लेकिन नेम उसकी बात नहीं सुनता और दरवाजा खोल देता है, जिससे वो गार्ड फ्री लोडर्स के ऊपर हमला कर देते हैं। अब फ्री लोडर्स भी गार्ड के ऊपर हमला करते हैं, जिससे बहुत सारे गार्ड और फ्री लोडर्स मारे जाते हैं। लेकिन तभी ट्रेन एक ऐसी जगह से गुजरती है जिससे इन्हें पता चलता है कि नया साल लग चुका है और ये लड़ाई रोककर एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। जबकि नेम अपनी बेटी योना को एक ऐसी पहाड़ी दिखाता है जिस पर जमी बर्फ पिछले साल की तुलना में अब पिघल चुकी है। अब तभी यहाँ पर मेसन आकर अपने गार्ड्स को ये आदेश देती है कि वो 75% फ्री लोडर्स को मार दें। इसलिए जितने भी गार्ड्स हैं वो अपनी आंखों पर नाइट विजन गॉगल्स लगा लेते हैं। तब योना कर्टिस और बाकी लोगों को बताती है कि बहुत जल्द एक अंधेरी गुफा आने वाली है, इसलिए वो सभी लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहती है। अब तभी ट्रेन एक अंधेरी गुफा से गुजरने लगती है और गार्ड नाइट विजन गॉगल्स का फायदा उठाकर फ्री लोडर्स को बेरहमी से मारने लगते हैं। लेकिन तभी एक चैन नाम का आदमी अपने हाथ में मशाल लेकर यहाँ पर आ जाता है, जिससे ट्रेन में थोड़ी रोशनी हो जाती है और इसका फायदा उठाकर फ्री लोडर्स भी गार्ड के ऊपर हमला कर देते हैं। इसलिए मेसन अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन कर्टिस उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। अब कर्टिस उससे एंडी और योना के बच्चों के बारे में पूछने लगता है, तब वो उससे कहती है कि उनके बच्चे विलफोर्ड के पास हैं। अब कर्टिस मेसन से विलफोर्ड को यहाँ पर बुलाने के लिए कहता है, नहीं तो मैं इस कोच से वाटर सप्लाई को बंद कर दूंगा। लेकिन मेसन उससे कहती है कि ऐसा करने से विलफोर्ड यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि इस कोच में पानी रिसाइकिल होने के लिए आगे से ही आता है और अगर तुम इस कोच का वाटर सप्लाई बंद भी कर देते हो तब भी आगे के कोचेस को पानी मिलता रहेगा। इसलिए मेसन अपनी जान बचाने के लिए कर्टिस को विलफोर्ड के पास ले जाने के लिए कहती है। इसलिए कर्टिस अपने कुछ साथियों के साथ मेसन को विलफोर्ड के पास ले जाने लगता है। अब वो ट्रेन के उस हिस्से से गुजरते हैं जहाँ पर अमीर लोगों के खाने के लिए सब्जियां उगाई जाती है। आगे चलने पर वो ट्रेन के उस कोच में पहुँचते हैं जहाँ पर मछली पालन किया जाता है। इसके बाद वो ट्रेन के उस कोच में पहुँचते हैं जहाँ पर अमीर लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल की व्यवस्था की गई होती है और उनके बच्चों को एक टीचर पढ़ा रही होती है। यहाँ पर एंडी और तान्या अपने बच्चों की तस्वीर दिखाकर क्लास के सभी बच्चों से अपने बच्चों के बारे में पूछने लगते हैं। तब एक बच्चा उनको बता देता है कि तुम्हारे बच्चों को इंजन की तरफ ले जाया गया है। अब तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसकी ट्रॉली में बहुत सारे अंडे होते हैं और वो सभी को अंडे बांटने लगता है। जब वो फ्री लोडर्स के पास जाता है तब वो उसकी टोकरी में अंडे देखकर काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि फार्म की सभी मुर्गियां मर चुकी हैं। लेकिन वो आदमी उनसे कहता है कि इस ट्रेन में बहुत सारी अफवाहें उड़ाई गई थी, जिसमें एक अफवाह ये थी कि बंदूक की गोलियां खत्म हो चुकी हैं। ये बोलकर वो अपनी टोकरी के सारे अंडे गिरा देता है और उसकी टोकरी से बहुत सारी गन निकलती हैं, जिसको गार्ड उठा लेते हैं और फ्री लोडर्स के ऊपर हमला कर देते हैं। अब उस टीचर की टोकरी से भी एक गन निकलती है, जिससे वो कर्टिस और उसके साथियों पर हमला कर देती है और इस हमले में एंड्रयू मारा जाता है। लेकिन तभी चैन उस टीचर पर चाकू से हमला करता है, जिससे वो मारी जाती है और कर्टिस उस टीचर की गन उठाकर अपने पास रख लेता है। लेकिन तभी कर्टिस और उसके साथी सीसीटीवी कैमरे से देखते हैं कि पिछले कोच में जितने भी फ्री लोडर्स थे गार्ड ने उन सभी को मार दिया है। इसलिए गुस्से में आकर कर्टिस मेसन को भी मार देता है। अब कर्टिस अपने साथियों के साथ ट्रेन में आगे की ओर बढ़ता है और वो देखता है कि इस ट्रेन में अमीर लोग अपनी जिंदगी काफी ऐशो आराम के साथ गुजार रहे हैं। इसके बाद नेम ट्रेन के एक और दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर उसे दरवाजा खोलने में देर हो जाती है। इसलिए कुछ गार्ड्स आकर इनके ऊपर हमला कर देते हैं। अब ये लोग उन गार्ड्स को तो मार देते हैं, लेकिन इस हमले में कर्टिस, योना और नेम को छोड़कर बाकी सभी लोग भी मारे जाते हैं। मरने से पहले तान्या कर्टिस को अपनी बेटी की तस्वीर दिखाकर उसे बचाने के लिए कहती है। इसके बाद कर्टिस नेम और योना के साथ इंजन तक पहुंच जाता है, लेकिन नेम से आगे का दरवाजा नहीं खुलता है, जिस पर कर्टिस को बहुत गुस्सा आता है और वो दरवाजे को पीटने लगता है। तब नेम उसको बताता है कि मैं ये नशीला पदार्थ इसलिए इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि टाइम आने पर मैं इस ट्रेन में ब्लास्ट कर सकूं। तभी कर्टिस के पास विलफोर्ड की असिस्टेंट आती है और वो उसे गन पॉइंट पर विलफोर्ड के पास ले जाती है, क्योंकि विलफोर्ड उससे मिलना चाहता है। वो कर्टिस को बताता है कि इस ट्रेन में खाने पीने की चीजें बहुत कम होती चली जा रही हैं, इसलिए लोगों को मारकर उनकी संख्या को कम करना होगा। इसके साथ ही वो कर्टिस को बताता है कि तुम्हारे पास कैप्सूल के जरिए संदेश मैं ही भेजता था, जिससे अमीर और गरीब दोनों ही पक्षों में विद्रोह हो जाए और दोनों ही पक्षों के लोग मारे जाएं। इसके बाद वो उस अंडे की ट्रॉली वाले आदमी को फोन करता है और 74% फ्री लोडर्स को मारने का आदेश देता है। अब फ्री लोडर्स के चिल्लाने की आवाज वो कर्टिस को सुनाता है, जिसे सुनकर कर्टिस को बहुत दुख होता है। वो कर्टिस से कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तब खाने पीने की चीजें खत्म हो जाएंगी, जिससे सभी लोग मारे जाएंगे। विलफोर्ड कर्टिस को अपनी जॉब ऑफर करता है, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका है। दूसरी ओर कर्टिस और उसके साथियों ने जिन गार्ड्स को
मारा होता है उनमें से कुछ गार्ड जिंदा होते हैं और वो नेम के ऊपर हमला कर देते हैं। तो इसलिए नेम अपनी बेटी योना से कर्टिस के पास से माचिस लाने के लिए कहता है। योना जब कर्टिस के पास जा रही होती है तब उसे इंजन में से एंडी और तानिया के बच्चों की आवाज आती है। अब योना कर्टिस की मदद से जब इंजन को खोलती है तब वो दोनों बच्चे इंजन के अंदर होते हैं। विलफोर्ड उनको बताता है कि इंजन के कुछ पार्ट्स खराब हो चुके हैं, इसलिए मैंने इन बच्चों को मैन्युअली काम पर लगा दिया है जिससे कि ट्रेन चलती रहे। ये सुनकर कर्टिस को बहुत गुस्सा आता है और वो विलफोर्ड के पंच मार देता है। इसके बाद वो योना को माचिस देकर टिमी को इंजन में हाथ डालकर निकालने लगता है, जबकि एंडी इंजन के दूसरे हिस्से से होता हुआ बाहर निकल जाता है। कर्टिस टिमी को इंजन से बाहर तो निकाल लेता है लेकिन उसका हाथ बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। दूसरी ओर योना माचिस से उस नशीले पदार्थ में आग लगा देती है जिससे एक धमाका होता है और ट्रेन पटरी से उतर जाती है। ट्रेन के पटरी से उतरने पर उसके बहुत सारे डिब्बे पलट जाते हैं जिसमें काफी सारे लोग मारे जाते हैं। अब ट्रेन से योना और तानिया की बेटी टिमी बाहर आते हैं। बाहर आकर योना एक पोलर बेयर को देखती है जिससे पता चलता है कि पृथ्वी का टेम्परेचर अब बढ़ चुका है जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव है। और इसी सस्पेंस के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, किसी भी पेंडेमिक में सबसे ज्यादा गरीब लोग ही मारे जाते हैं। इस मूवी में यही दिखाने की कोशिश की गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।